पंचकुला में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंसी के राष्ट्रीय छात्र सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भविष्य के वित्तीय विशेषज्ञों को सफलता का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ आंकड़ों का हिसाब नहीं रखते बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बड़ा संदेश देते हुए कहा कि तकनीक मददगार साबित हो सकती है, लेकिन इंसान के विवेक और निर्णय क्षमता का विकल्प कभी नहीं बन सकती। रिपोर्ट देखिए। पंचकुला में आयोजित सीए स्टूडेंट्स के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मेलन में देश भर से पहुंचे छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें मेहनत, ईमानदारी तथा अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल वित्तीय सलाहकार नहीं बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था के प्रहरी होते हैं। उनके निर्णय उद्योग, व्यापार और अर्थव्यवस्था की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सीए बनने की यात्रा आसान नहीं होती, इसके पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत, धैर्य, अनुशासन और संघर्ष छिपा होता है। यही गुण आगे चलकर एक सफल और भरोसेमंद पेशेवर की पहचान बनते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक काम को आसान और तेज जरूर बनाती है, लेकिन वो इंसान की समझ, नैतिकता और निर्णय लेने की क्षमता की जगह नहीं ले सकती। इसलिए युवाओं को तकनीक का बेहतर उपयोग करना चाहिए, लेकिन अपनी बौद्धिक क्षमता को लगातार विकसित करते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। ऐसे समय में युवाओं और विशेष रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपके हस्ताक्षर की वैल्यू इतनी है कि जितनी प्रधानमंत्री जी के हस्ताक्षर से भी ज्यादा मजबूती आपके हस्ताक्षर की है। आप देश को सशक्त और मजबूत करने का साथियों काम करते हैं। आपका एक हस्ताक्षर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती की तरफ ले जाता है, देश को सशक्त बनाने का काम करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति भारत बनेगा, उसके पीछे की अगर कोई ताकत है तो हमारे सामने बैठे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मुख्यमंत्री का संदेश साफ था, बदलते दौर में तकनीक को अपनाइए, लेकिन अपनी योग्यता, ईमानदारी और विवेक को सबसे बड़ी ताकत बनाइए, क्योंकि देश की आर्थिक प्रगति में आने वाले समय में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका और भी अहम होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को कुरुक्षेत्र में अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा के खेड़ी दबदलान गांव में धन्यवादी दौरे पर पहुंचे। उनके पहुंचते ही ग्रामीणों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री कई और गांव का दौरा कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। खेड़ी दबदलान पंचायत की ओर से मुख्यमंत्री के सामने काफी लंबे समय से लंबित मांगे रखी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचायत की ओर से रखी गई सभी मांगों को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि सरकार गांव के विकास को प्राथमिकता दे रही है और पंचायत की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने प्रदेश की जनता के सामने 217 संकल्प रखे थे। सरकार बनने के करीब 1.5 साल में इनमें से 66 संकल्प पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 151 संकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती बल्कि तय समय में उन्हें जमीन पर उतारने का काम भी कर रही है। मुख्यमंत्री ने बिना किसी दल का नाम लिए विपक्ष पर भी हमला बोला। कहा कि कुछ लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है। सरकार अपने काम के दम पर जनता के बीच में है, लोगों को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है आज जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। चुनाव के समय में मैंने 217 प्रदेश के लोगों के साथ
संकल्प किए थे, वायदे किए थे। मुझे खुशी है कि मात्र 18-19 महीने के अंदर हमारी सरकार ने उनमें से महत्वपूर्ण संकल्पों को पूरा कर दिया है। 66 ऐसे संकल्प हैं जिनको पूरा कर दिया है। 151 के ऊपर गति से काम चल रहा है, वो भी इस वर्ष में शामिल हो जाएंगे। साथियों, मुझे खुशी है, जब चुनाव चल रहा था मैंने यहां भी खेड़ी दबदलान के अंदर इस बात का जिक्र किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो किडनी का पेशेंट है उसके लिए डायलिसिस फ्री करेंगे। आज मुझे इस बात की खुशी है, 8 तारीख को जब सरकार बनी, सबसे पहले फाइल के ऊपर जो साइन हुआ, इसी फाइल के ऊपर हुआ। आज हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और हमारी मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है, उन सब में आज डायलिसिस फ्री है। ये हमने उस बात को पूरा किया है। ये सरकार गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि अभी मैंने 4-5 महीने पहले सोनीपत के अंदर ऐसे परिवारों को चिन्हित करके जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, ऐसे परिवारों को सोनीपत के अंदर 550 परिवारों को फ्लैट की चाबियां देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार जो दूसरा कार्यक्रम मैंने गुरुग्राम के अंदर किया, ऐसे परिवारों को चिन्हित करके 2700 परिवारों को मैंने वहां पर भी फ्लैट की चाबियां देने का काम किया है। अभी अगले पखवाड़े में मेरा और कार्यक्रम वो चलने वाले हैं, ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हर सर के ऊपर छत हो, उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि हर घर सूर्य घर, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उनकी छत के ऊपर लगाने का काम ये सरकार कर रही है। हरियाणा में एचटेट लेवल 3 यानी पीजीटी परीक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में सख्त परीक्षा व्यवस्था देखने को मिली। नकल पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार किया कि हर गतिविधि पर सीधी नजर रखी गई। 238 परीक्षा केंद्र, सीसीटीवी निगरानी और कंट्रोल रूम की रियल टाइम मॉनिटरिंग के बीच परीक्षा का आयोजन किया गया। खास रिपोर्ट देखिए। एचटेट लेवल 3 की परीक्षा के लिए हरियाणा के सभी जिलों में सुरक्षा का कड़ा पहरा देखने को मिला। 238 परीक्षा केंद्रों को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील किया गया। हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी गई और बोर्ड मुख्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी गई। नकल रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क मोड में। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू रही ताकि किसी भी तरह की भीड़ या अव्यवस्था न हो सके। साथ ही ट्रैफिक, बिजली और पेयजल जैसी व्यवस्थाओं को भी पूरी तरह से दुरुस्त रखा गया। मैं लड़की का पेपर दिलवाने के लिए आया था भाई। यहाँ पर शासन की बहुत बढ़िया सुविधा है, पानी पात हर चीज की व्यवस्था अच्छी है। मैं लोहेदार हूँ, अपनी गुड़िया का पेपर दिलाने। यहाँ पर शासन ने अच्छा पानी का इंतजाम कर रखा है, बैठने का इंतजाम बढ़िया कर रखा है, पार्किंग का इंतजाम बढ़िया कर रखा है। हमारी पूरी कोशिश है कि सबसे पहले स्मूथ एंट्री से लेके स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, हर स्टेप हम बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट करें। हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स फील्ड में हैं, दोनों एसडीएम्स की ड्यूटी लगाई जा चुकी है, अपने अपने एरियाज में वो नोडल ऑफिसर हैं। लेकिन आज का एग्जाम सिर्फ
झज्जर के एरिया में हो रहा है, बहादुरगढ़ के सेंटर्स में कल एग्ज़ाम होगा। और मैं होप करती हूँ कैंडिडेट्स और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम का जो सक्सेसफुल कंडक्ट है वो भी बहुत पीसफुल और कंफर्टेबल रहेगा। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आपको बता दें, इस बार एस्टेट परीक्षा के लिए कुल 383 परीक्षा केंद्र बनाए गए। कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2,33,294 है, जिनमें 1,66,137 महिला अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 67,157 है। उधर फतेहाबाद में डायल 112 की तत्परता एक बार फिर से देखने को मिली। टोहाना से रतिया स्थित परीक्षा केंद्र जा रही छात्रा समय पर पहुंचने में मुश्किल में थी। ऐसे में डायल 112 ने तेजी दिखाते हुए उसे सुरक्षित परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। समय पर मिली इस मदद से छात्रा परीक्षा में शामिल हो सकी और उसने पुलिस कर्मियों का आभार जताया। तो टोहाना में पुल वगैरह बन रहा है तो काफ़ी घबरा रही थी, तो इसने 112 से डाला। ये हमारे अफसरों के भी आदेश है, हरियाणा सरकार के निर्देश दिए गए। कोई बच्चा लेट होता है तो उसको सही सलामत अपने टाइम से पहुँचाओ, तो उसके लिए बच्ची को यहाँ MM कॉलेज में रतिया से छोड़ते हुए ये कॉल लगभग 1:05-7 ऐसा रही। तो हाँ, बच्चे को बढ़िया टाइम से 5 बल्कि 10 मिनट पहले ही छोड़ दिया। रतिया से 24-25 किलोमीटर पड़ जाता। सबसे मैं 11:30 बजे घर से चली थी तो वो लेट हो गई थी। वो चला ही नहीं रहे थे, प्राइवेट बस थी तो यहाँ से जो चली थी वो टाइमली पहुँचा नहीं पा रही थी। तो मैंने उनसे हेल्प की तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। हाँ जी सर, 112 पे। हाँ जी बिल्कुल सर। ये कॉल किया था मैंने 112 पे, तो वहाँ पे जैसे असिस्टेंट था जो उन्होंने बताया था। फिर मैंने उनको बोला था कि मेरी प्रॉब्लम शेयर की, उन्होंने फिर हाँ जी रतिया से यहाँ छोड़ने के लिए आए हैं। निशा। सख्त निगरानी, हाईटेक मॉनिटरिंग और प्रशासनिक सतर्कता के बीच परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद में अरावली वन क्षेत्र पर अवैध कब्जों के खिलाफ अब सबसे बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। मकानों और मोबाइल टावर्स के बाद अब प्रशासन की नजर उन धार्मिक स्थलों और फार्म हाउस पर है जहां नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किए गए हैं। 200 से ज्यादा अवैध फार्म हाउस चिन्हित किए जा चुके हैं और जल्द बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद में अरावली वन क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मुहिम अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। प्रशासन ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई का दायरा और बढ़ाते हुए अब धार्मिक स्थलों के आसपास हुए अतिक्रमण और अवैध फार्म हाउसों को भी निशाने पर ले लिया है। वन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें जल्द ही अरावली क्षेत्र का विस्तृत सर्वे करेंगे। सर्वे के दौरान ये जांच होगी कि कहीं वन भूमि पर नियमों के विपरीत धार्मिक स्थल या अन्य निर्माण तो नहीं किए गए। यदि अतिक्रमण की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। इसी बीच जिला नगर योजनाकार यानी डीटीपी विभाग ने जिले में 200 से अधिक अवैध फार्म हाउसों की पहचान की है। विभाग का कहना है कि इन सभी मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है और जल्द ही बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रशासन ने आम लोगों को भी सतर्क किया है। अधिकारियों ने अपील की है कि बिना वैधानिक मंजूरी वाली कॉलोनियों या अवैध परियोजनाओं में मकान, प्लॉट या फार्म हाउस खरीदने से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर करें, क्योंकि अवैध निर्माणों पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन का कहना है कि अरावली क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और न्यायालय के निर्देशों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जहां तक फार्म हाउसेस की आप बात कर रहे हैं, वो किडावली क्षेत्र है, किडावली रेवेन्यू एस्टेट है फरीदाबाद में, जो यमुना के डूब क्षेत्र में आता है। वहां पर हमारे संज्ञान में आया था कि कुछ फार्म हाउसेस हैं। इसमें आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि कोई पहली बार नहीं कि हमने वहां पे एक्शन लिया हो या पहली बार नोटिस जारी करे हों। उस क्षेत्र में हमने 3 FIR दर्ज करा चुके हैं 2019 से। उसके बाद क्योंकि इस लंबे समय में 2019 से 26 तक ओनरशिप चेंज हो चुकी थी, तो हमने फ्रेश शोकोज नोटिस जारी करे हैं उस क्षेत्र में लगभग 150 से 200 फार्म हाउसेस को।
ये पहला नोटिस जो होता है वो कारण बताओ या शोकोज नोटिस होता है, तो उस नोटिस को इशू करने के बाद लोगों को 7 दिन का समय दिया जाता है कि वो अपना पक्ष रख सके। तो जो रिप्लाईज हमारे पास आए हैं उसको हमने एग्जामिन किया है, जिसमें पता चला कि उसमें ज्यादातर खसरा नंबर्स को लर्नेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्टे दे दिया है। तो हमारी तरफ से फर्दर जहां पर स्टे नहीं है वहां पे नियमानुसार जो भी कार्रवाई है वो जरूर करी जाएगी। अरावली में अवैध निर्माणों पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब देखना होगा कि सर्वे के बाद कितने निर्माण नियमों के दायरे में आते हैं और कितनों पर बुलडोजर कार्रवाई होती है। फिलहाल प्रशासन का संदेश साफ है, अरावली में कानून से ऊपर कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बल्लभगढ़ क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट पर अचानक छापेमारी की गई। इस दौरान खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। मॉनसून सीजन को देखते हुए पूरे जिले में सख्त सैंपलिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे मिलावटखोरी पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक रेस्टोरेंट पर अचानक दबिश दी। छापेमारी के दौरान टीम ने रसोई घर और स्टोर रूम की बारीकी से जांच की और कई खाद्य पदार्थों के सैंपल मौके से एकत्र किए। इन सभी सैंपलों को पैक कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है, जहां इनकी गुणवत्ता और मिलावट की विस्तृत जांच की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार मानसून के दौरान खाद्य पदार्थों के जल्द खराब होने और मिलावट की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में जिले भर में होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर विशेष सैंपलिंग अभियान चलाया जा रहा है। मार्केट के अंदर यहाँ से हमने 2 सैंपल, एक खोआ और एक फ्लेवर का सैंपल लिए हैं, जो कि लैब एनालिसिस के लिए भेज दी जाएंगे आगे। बाकी आगामी कार्रवाई जो भी होगी वो रिपोर्ट आने के बाद होगी। प्रीमिसेस जो कि ये लाइसेंस्ड प्रीमिसेस है, लगभग 14 दिन का टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर रिपोर्ट आ जाती है। आगे कार्रवाई अगर सैंपल सबस्टैंडर्ड आता है तो एडीसी कोर्ट में केस चलता है, अगर सैंपल अनसेफ आता है तो सीजीएम कोर्ट में केस चलता है। विभाग की टीम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में निरीक्षण कर रही है। जहां भी गड़बड़ी सामने आती है वहां सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित रेस्टोरेंट के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई तय होगी। बल्लभगढ़ में फूड सेफ्टी विभाग की एक बॉम्बे रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जो है छापेमारी उसके द्वारा की गई और वहाँ पर जो तमाम जो मिठाइयाँ वहाँ पर बिक रही थी उनके सैंपल भी भरे गए हैं, जिनको जांच के लिए भेजा गया है। और जांच आने के बाद नियम अनुसार कार्रवाई की बात भी फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से की गई है। असल में इस बॉम्बे रेस्टोरेंट के को लेकर लोगों की शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर मिलावटी मिठाइयाँ बेची जा रही हैं। पिछले काफ़ी दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी और अब लगातार इन शिकायतों के मद्देनज़र ही यहाँ पर ये छापेमारी फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से की गई। साथ ही फूड सेफ्टी विभाग ने यहाँ से जो सैंपल भरकर भेजे हैं, जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं मिठाइयों में मिलावटी सामान जो है ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है और सैंपल भरकर भेजे जा रहे हैं जांच के लिए, और जांच की रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई साफ संकेत दे रही है कि अब मिलावट और खराब गुणवत्ता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। करनाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मेरठ रोड स्थित श्रीराम एग्रो केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते ऊंची ऊंची लपटों और धुएं के घने गुबार ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में रखे केमिकल ने आग को और भयावह बना दिया। हालात इतने गंभीर हो गए कि दमकल विभाग की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को मौके पर उतारना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। करनाल मेरठ रोड स्थित श्रीराम एग्रो केमिकल फैक्ट्री में शनिवार सुबह करीब 9 बजे अचानक आग भड़क उठी। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा उसकी चपेट में आ गया।
दूर दूर तक उठता काले धुएं का गुब्बार और आग की ऊंची लपटें इलाके में दहशत फैलाने के लिए काफी थी। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया, लेकिन फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में मौजूद ज्वलनशील केमिकल के कारण आग लगातार भड़कती रही, जिससे दमकल कर्मियों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। किसी बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए फैक्ट्री के अंदर रखे केमिकल के ड्रमों को तेजी से बाहर निकाल लिया गया, ताकि आग को और फैलने से रोका जा सके और किसी संभावित विस्फोट का खतरा कम किया जा सके। करनाल पे मेरठ रोड पे स्थित पेस्टिसाइड श्री राम एग्रो में किसी कारणवश आग लग जाती है, क्योंकि देखा जा रहा है भीषण इस प्रकार से लगी है कि आग इस प्रकार से भीषण लगी है। देखिए लगातार जो दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचती नजर आ रही है और आग पर काबू पाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक कीटनाशक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच जाती है। आग तेजी से फैलने के कारण फैक्ट्री परिसर में जो माल है कहीं ना कहीं उसमें केमिकल पड़ा हुआ, उसमें बड़ी मात्रा में भीषण आग लगती नजर आ रही है। आग जो धुएं का गुब्बारा पूरी तरह से देखिए किस प्रकार पूरी तरह से ऊपर हो जाता है। लगातार दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही है और आग पर काबू पाने का कोशिश करती हुई नजर आ रही है। कम से कम 1.5 घंटे के करीब हो गया जो आग लगी हुई है, मगर अभी भी दमकल विभाग कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है कि आग पर काबू पा सके, क्योंकि केमिकल इतना ज़्यादा मात्रा में है, जिस प्रकार से केमिकल ज़्यादा मात्रा में बताया जा रहा है उसी प्रकार से भीषण आग लगातार प्रकोप पकड़ती नजर आ रही है और भीषण आग लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर जो करनाल के उपायुक्त डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे, करनाल के विधायक जो जगमोहन आनंद वो भी यहाँ पर पहुंचे घटनास्थल पर जायजा लेने के। आपको बता दें कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला, हालांकि शॉर्ट सर्किट रानी पदार्थों संभावित कारण नहीं मिला। हादसे में किसी को हताहत सूचना नहीं मिली। आप तस्वीरों के माध्यम से देखें और जो पुलिस विभाग की दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची आग पर काबू पाने का लगातार कोशिश करती नजर आ रही है। और करनाल के विधायक जगमोहन आनंद भी जो स्थिति का जायजा लेने के पहुंचे और जो करनाल के उपायुक्त आनंद कुमार शर्मा भी पहुंचे। अभी तक कारणों का पता नहीं चला है। घटना की सूचना मिलते ही करनाल के उपायुक्त आनंद कुमार शर्मा भी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। 19 पंचकुला में संजीत नाम का एक लड़का है, उसके बेटा हुआ था और उसकी छठी का प्रोग्राम था और जो उसका अभी प्रारंभिक जांच में सामने आया है वो उसका जो जीजा जिसका नाम अर्जुन है वो भी शादी में आया था, जो इनकी तकरार थी। और पहले सूचना हॉस्पिटल से आई थी कि संजीत नाम को चक्कू मार दिया, उसकी मौत हो गई है। जिस सूचना पे मौके पर आए और हमने मौका देखा तो वहाँ पे अर्जुन की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अभी हम सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ कर रहे हैं और आगे की उनके परिजनों ने बयान लेकर कार्रवाई। उसने ये संजीत राम की उसकी बहन उससे शादी की है और उनकी भी आपस में इस बात को लेकर तकरार। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग पूरी तरह बुझने के बाद ही नुकसान का आकलन किया जाएगा और ये स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर इतनी बड़ी आग कैसे लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पंचकुला में बेटे की छठी का जश्न देखते ही देखते खूनी वारदात में बदल गया। जिस घर में खुशियां मनाई जा रही थी, कुछ ही देर में वहीं से ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। पहले साले का खून से लथपथ शव मिला और फिर कुछ ही दूरी पर जीजा की लाश बरामद हुई। आखिर पहले किसने हमला किया और दूसरे की मौत कैसे हुई, पुलिस अब इस डबल मर्डर की हर कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। बेटे की छठी की खुशियां कुछ ही घंटों में मातम में बदल गई। पंचकुला के सेक्टर 19 में एक ही परिवार के दो रिश्तों का खूनी अंत पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। बताया जा रहा है कि संजीत के घर बेटे की छठी का कार्यक्रम था, जिसमें उसका जीजा अर्जुन भी शामिल होने आया था। परिवार के बीच चल रहे जश्न के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते खूनी झगड़े में बदल गई। कुछ देर बाद सेक्टर 19 के फाटक के पास संजीत का खून से लथपथ शव मिला। शुरुआती जांच में पुलिस को संदेह है कि संजीत की हत्या चाकू से की गई, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर अर्जुन का शव भी बरामद हुआ, जिससे पूरा मामला एक रहस्य बन गया। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि अर्जुन ने कथित तौर पर संजीत पर जानलेवा हमला किया था। हालांकि अर्जुन की मौत कैसे हुई, किसने की और किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर अभी कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक अर्जुन ने कुछ महीने पहले संजीत की बहन से प्रेम विवाह किया था, जिससे दोनों परिवारों के बीच रिश्तों में खटास की बात भी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी वजह को हत्या का कारण मानना जल्दबाजी होगी।
घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी, एसीपी, क्राइम ब्रांच और डिटेक्टिव स्टाफ की टीमें मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। 19 पंचकुला में संजीत नाम का एक लड़का है, उसके बेटा हुआ था और उसकी छठी का प्रोग्राम था और जो उसका अभी प्रारंभिक जांच में सामने आया है वो उसका जो जीजा जिसका नाम अर्जुन है वो भी शादी में आया था, जो इनकी तकरार थी और पहले सूचना हॉस्पिटल से आई थी कि संजीत नाम को चक्कू मार दिया, उसकी मौत हो गई है। जी सूचना पे मौके पे आए और हमने मौका देखा तो वहाँ पे अर्जुन की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अभी हम सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ कर रहे हैं और आगे की उनके परिजनों ने बयान लेकर कार्रवाई। उसने संजीत राम की उसकी बहन उससे शादी की है और उनकी भी आपस में इस बात को लेकर तकरार। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर संजीत की हत्या अर्जुन ने की तो फिर अर्जुन की जान किसने ली? क्या ये बदले की वारदात है या फिर इस खूनी कहानी में किसी तीसरे की भी एंट्री है? अर्जुन की मौत सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और इस डबल मर्डर की असली कहानी पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक रिपोर्ट और जांच के बाद ही सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।